नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ की, मगध साम्राज्य के उदय की। जी। सोचिए, उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, है ना? हाँ, 16 बड़े राज्य या जनपद कह सकते हैं। तो उन सब में से मगध ही कैसे इतना शक्तिशाली बन गया? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी कहानी के कुछ पन्ने खोलते हैं। ये सिर्फ राजाओं के नाम नहीं बताते, बल्कि ये समझने में मदद करते हैं कि मगध इतना ताकतवर बना कैसे। अच्छा। वो कौन सी रणनीतियां थी, लड़ाई की, दोस्ती की, शासन की। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? दस्तावेज में पहला जिक्र है बृहद्रथ वंश का। हाँ, बृहद्रथ का नाम आता है, लेकिन मगध का जो वास्तविक उभार है वो शायद हर्यक वंश से शुरू होता है। हर्यक वंश यानी 544 ईसा पूर्व के आसपास। जी, लगभग वही समय। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहते थे। और बिंबिसार की क्या खासियत थी? दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने विवाह संबंधों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल, ये उनकी बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। कौशल की राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी चल्लाना, शायद पंजाब की शेमा, इनसे विवाह करके उन्होंने न सिर्फ दोस्त बनाए बल्कि जो ताकतवर पड़ोसी थे उनको भी एक तरह से शांत कर दिया। अच्छा। इससे उन्हें मौका मिला अंग जैसे राज्यों पर ध्यान देने का और उसे जीतने का। ये तो दिलचस्प है। और वो किस्सा भी है कि अवंती के राजा प्रद्योत बीमार हुए तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। हाँ, जीवक को भेजा था, मतलब दोस्ती निभाने का हुनर भी था। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन फिर उनके बेटे अजातशत्रु का रास्ता थोड़ा अलग था, है ना? उपनाम कुणिक। हाँ, अजातशत्रु। कहा जाता है कि उन्होंने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल की। इसीलिए कुछ लोग इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। ओहो। लेकिन शासक वो भी बड़े मजबूत थे। राजगृह की किलेबंदी करवाई और पहली बौद्ध संगीति वो भी उन्हीं के समय हुई। और साम्राज्य विस्तार भी जारी रखा। काशी और शक्तिशाली वज्जी संघ को मगध में मिलाया। जी, वज्जी संघ को हराना आसान नहीं था। कहते हैं कुछ नए तरह के हथियार इस्तेमाल किए थे। हाँ, नाम आते हैं रथ मूसल और महाशिला कंटक। ये क्या थे मतलब? कुछ अंदाजा है? देखिए, इनके बारे में बहुत साफ जानकारी तो नहीं है, पर हाँ, ये जरूर लगता है कि शायद ये कोई नई युद्ध तकनीक थी जो उस समय के हिसाब से काफी प्रभावी रही होगी। अजातशत्रु के बाद फिर उदयन आए। हाँ, उदयन। उनका सबसे बड़ा काम था पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, गंगा और सोन नदी के संगम पर। कुसुमपुरा भी कहते थे शायद। जी, कुसुमपुरा। और इसे राजधानी बनाया। ये बहुत ही रणनीतिक जगह थी व्यापार और परिवहन के लिए। दस्तावेज कहते हैं कि उदयन जैन धर्म को मानते थे। तो हर्यक वंश का अंत हुआ नाग दशक के साथ और फिर आया शिशुनाग वंश। जी, शिशुनाग वंश 412-344 ईसा पूर्व। संस्थापक थे शिशुनाग, जो शायद नाग दशक के ही मंत्री या आमात्य रहे होंगे। शिशुनाग ने क्या खास किया? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अवंती पर विजय। अवंती, जैसा आपने कहा, मगध का पुराना और ताकतवर प्रतिद्वंदी था। हाँ। उसे हराना मगध के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी भी बनाया, शायद वज्जी इलाके पर पकड़ मजबूत करने के लिए। फिर आए कालाशोक। हाँ, कालाशोक। इन्होंने राजधानी वापस पाटलिपुत्र में स्थायी कर दी और इनके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। अच्छा, पहली अजातशत्रु के समय राजगृह में, दूसरी कालाशोक के समय वैशाली में। ठीक है जी। इस वंश के आखिरी शासक थे नंदीवर्धन। और फिर शुरू होता है नंद वंश का दौर। बिल्कुल, नंद वंश 344-324 ईसा पूर्व। संस्थापक महापद्मनंद। इन्हें बहुत शक्तिशाली बताया गया है। हाँ, उपाधियां मिलती हैं, सर्वक्षत्रांतक, उग्रसेन, एकराट, एक छत्र, मतलब बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी। सही कहा। सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। उग्रसेन मतलब विशाल सेना का स्वामी। एकराट या एक छत्र मतलब पूरे इलाके पर एक छत्र राज करने वाला। इन्होंने मगध को सचमुच एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बना दिया था। और नंदों की सेना और धन संपत्ति के भी बड़े चर्चे थे। जी हाँ। आखिरी शासक थे धनानंद। ये वही हैं जिनके समय सिकंदर भारत आया था, लगभग 325 ईसा पूर्व में। हाँ, यूनानी लेखक इन्हें अग्रमीज कहते हैं। बिल्कुल। हालांकि सिकंदर की सेना सीधे मगध से नहीं टकराई, पर धनानंद की विशाल सेना की खबर शायद उन तक जरूर पहुंची थी। लेकिन फिर धनानंद का अंत कैसे हुआ? 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया
और मगध में मौर्य वंश की नींव डाली। तो अगर हम देखें हर्यक, शिशुनाग और फिर नंद वंश, इन सब ने मिलकर लगभग 200 सालों में मगध को एक क्षेत्रीय ताकत से एक विशाल साम्राज्य की दहलीज तक पहुंचा दिया। एकदम सही। उन्होंने एक प्रशासनिक ढांचा बनाया, सेना मजबूत की, कूटनीति का इस्तेमाल किया, एक केंद्रीय सत्ता की नींव रखी। यह सब वो बुनियाद थी जिस पर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि इन शुरुआती राजाओं ने जो तरीके अपनाए, जैसे विवाह संबंध या नए हथियार, राजधानी बदलना, बड़ी बड़ी उपाधियां लेना, क्या ये चीजें आगे चलकर भारत में बनने वाले बड़े साम्राज्यों के लिए एक तरह का मॉडल बन गई? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। उनकी रणनीतियों का असर जरूर बाद के शासकों पर पड़ा होगा।